एवरीवन, सो ये UPDLS सेकेंड सेमेस्टर की क्लास है और आज की क्लास में हम 2019 में जो साइंस का पेपर पूछा गया था उसको हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा प्रीवियस ईयर है। सो चलिए इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के जितने प्रीवियस ईयर थे वो मैं आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल पर सॉल्व करा चुकी हूँ। आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चलिए उन्हें सॉल्व करते हैं। पित्त रस बनता है आग्नेय में, ग्रहणी में, छोटी आंत में या यकृत में? तो पित्त रस बनता है यकृत में। तृतीय श्रेणी के उद्दोलक का उदाहरण है सरौता, कैंची, बोझ या कूड़ा उठाने वाली गाड़ी या चिमटा। जो तृतीय उद्दोलक होता है उसमें क्या होता है, बल, भार और आलंब के मध्य में होता है। जो कैंची होती है वो हमारी प्रथम प्रकार के उद्दोलक का उदाहरण है। ये जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी है वो द्वितीय प्रकार के उद्दोलक का उदाहरण है, जबकि जो चिमटा होता है वो हमारे तृतीय प्रकार के उद्दोलक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो हमें पता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे CO2 गैस को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन मीन्स O2 गैस को बाहर निकालते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। देखो, समस्थानिक कौन से होते हैं? जिनकी परमाणु संख्या बराबर होती है और उनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। सो इन्हें ही हम समस्थानिक कहते हैं। और हम इसकी एक और डेफिनेशन कह सकते हैं कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होती है, जैसे कि 1H1 और 1H2 समस्थानिक के उदाहरण हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मतलब कि इसमें परमाणु की संख्या तो समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। चंद्रमा क्या है? हम सबको पता है चंद्रमा क्या है। चंद्रमा एक उपग्रह है। किसका उपग्रह है? हमारी ग्रह पृथ्वी का। तो ये हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं। अब हम देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये 6 प्रश्न पूछे जाते हैं और लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इन प्रश्नों के आंसर मैं अपने नोट्स के थ्रू आपको कराती हूँ। सो 2019 के पेपर में जो पहला अति लघु प्रश्न पूछा गया था वो था विटामिन डी का रासायनिक नाम लिखिए, इसकी कमी से शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? सो जो हमारे विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, ये हम सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र एवं उपयोग लिखिए। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। और मैं इसके रासायनिक नाम की बात करूँ तो इसका रासायनिक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। जो बेकिंग सोडा होता है उसे हम मीठा सोडा या खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका उपयोग अनेक व्यंजनों को बनाने में किया जाता है। इसके अलावा बेकिंग सोडा का उपयोग कठोर जल को मृदु बनाने में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में ऊर्जा किस रूप से एकत्रित होती है? तो घड़ी में चाबी भरने पर जो स्प्रिंग ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में एकत्रित होती है। किसके रूप में एकत्रित होती है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुकी प्राणी में उत्सर्जी अंगों का नाम लिखिए। के नाम लिखिए। तो कशेरुकी प्राणी में उत्सर्जी अंग फेफड़े, यकृत, हृदय और त्वचा है। कशेरुकी प्राणी उन प्राणियों को कहा जाता है जिनमें रीढ़ की हड्डी और कंकाल होता है, जैसे कि मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, ETC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य किसे कहते हैं? इसकी इकाई लिखिए। कार्य, जब कोई वस्तु एक पर बल लगाया जाता है, जब हम किसी वस्तु पर कोई बल लगाते हैं तो वो बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है, मतलब उस डायरेक्शन में ही आगे बढ़ जाती है, तो उस वस्तु पर किया गया कार्य कहलाता है। तो यही उस वस्तु पर किया गया कार्य कहलाता है। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं वो बल की ही दिशा में विस्थापित हो जाती है, तो यही उसका कार्य कहलाता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, क्योंकि यहाँ पे इकाई भी पूछी है तो आपको ये भी लिखना इंपॉर्टेंट है, तो आपके हाफ मार्क्स कट जाएंगे। कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो W=F×S होता है। W मीन्स कार्य, F मीन्स बल, फोर्स, S मीन्स विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन के नाम लिखिए। देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, अभी तक सभी पेपर में लगातार आया हुआ है ये क्वेश्चन। जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी, और यहीं वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? कीड़ा, KE
डी ए। बहुत बार मैं आपको ये ट्रिक बता चुकी हूँ। कीड़ा तो जल में घुलेगा नहीं, तो किस में घुलेगा? बसा में। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के किस में घुल जाते हैं? बसा में। ये सारे विटामिन घुल जाते हैं। अब हम अपने लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। जो पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है वो है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन 2023 में भी आया था, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसे मैं लास्ट में कराऊंगी, मतलब इसी वीडियो के एकदम लास्ट में कराऊंगी रिपीटेड क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भास्मिक ऑक्साइड किसे कहते हैं? तो भास्मिक ऑक्साइड किसे कहते हैं? भास्मिक ऑक्साइड या क्षारीय ऑक्साइड बेस ऑक्साइड को कहा जाता है। जो मतलब बेस ऑक्साइड होते हैं उन्हें हम भास्मिक ऑक्साइड या फिर क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। बेस या भास्मिक ऑक्साइड ऐसा ऑक्साइड है जो अम्लीय ऑक्साइड की विरोधी गुण दिखाता है। सही, जाहिर सी बात है कि वो कैसा है? बेस ऑक्साइड है, तो वो अम्लीय ऑक्साइड है कैसे? अपोजिट गुण को दिखाएगा, जो बेस बनाने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। तो ये मतलब क्षार को बनाने के लिए किसके संग प्रतिक्रिया करते हैं? पानी के संग प्रतिक्रिया करते हैं। तो भास्मिक ऑक्साइड किसे कहते हैं? भास्मिक ऑक्साइड या जो क्षारीय ऑक्साइड होते हैं वो बेस ऑक्साइड होती है। ये जो बेस ऑक्साइड या भास्मिक ऑक्साइड होते हैं वो ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो अम्लीय ऑक्साइड के विपरीत गुण को प्रदर्शित करते हैं। ये बेस बनाने के लिए किसके संग अभिक्रिया करते हैं? पानी के संग अभिक्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फसल चक्र से आपसे क्या लाभ है? ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 2023 में पूछा गया था, इसे भी हम लास्ट में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय ऊर्जा क्या है, इसका क्या उपयोग है? तो नाभिकीय ऊर्जा, सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे आसन लिखते हुए, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा परमाणु के नाभिक में होती है। कहाँ होती है? नाभिक में स्थित होती है। अब ये जो नाभिकीय ऊर्जा है वो हमें किस तरीके से प्राप्त होती है? तो ये हमें परमाणु नाभिकीय विखंडन या फिर नाभिकीय संलयन की क्रिया द्वारा प्राप्त होती है। अब ये जो नाभिकीय ऊर्जा है उसे हम एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है? परमाणु ऊर्जा। तो मैंने अभी आपको बताया कि नाभिकीय ऊर्जा दो प्रकार से प्राप्त होती है, तो उसका हम छोटा सा फ्लोचार्ट बना सकते हैं। नाभिकीय ऊर्जा दो प्रकार से प्राप्त होती है, नाभिकीय संलयन से और नाभिकीय विखंडन से। अब उस क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था कि नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग भी लिखिए। तो नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग निम्न प्रकार हैं। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग परमाणु बम, हाइड्रोजन बम और रिएक्टर को बनाने में किया जाता है। किन किन को? परमाणु बम, हाइड्रोजन बम और रिएक्टरों को बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट इसका उपयोग है नाभिकीय ऊर्जा का इस्तेमाल कृषि के क्षेत्र में, खाद के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में और उद्योग के क्षेत्र में भी किया जाता है। अब मैंने नाभिकीय ऊर्जा का एक छोटा सा फ्लोचार्ट बना दिया है, आप इसे भी देख लीजिए। तो नाभिकीय ऊर्जा दुनिया की बिजली का करीबन 10% जो भाग है वो हमें इसी ऊर्जा के द्वारा प्राप्त होता है। निम्न कार्बन ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है ये। नाभिकीय ऊर्जा पैदा करने के लिए हमें यूरेनियम और प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया जाता है या की आवश्यकता होती है। इससे पैदा होने वाली बिजली से वायु प्रदूषण नहीं होता है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत मतलब कि ये गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, मतलब कि ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है, हम जितना चाहे उतना इसे उत्पादित कर सकते हैं। सपोर्टेड ये कोयले की तरह नहीं, क्योंकि वो कैसा है? वो परंपरागत है, मतलब अगर हम उसे बहुत लंबे टाइम तक इस्तेमाल करते रहेंगे तो वो एक ना एक दिन जाके ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये जो गैर परंपरागत स्रोत होते हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। आई होप आप लोग नाभिकीय ऊर्जा को अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है? हमें संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए? ये 2020 में आया हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसे भी हम लास्ट में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए? तो पहला है कि भूकंप से बचाव के लिए भूकंप रोधी या लकड़ी के मकान बनाए जाने चाहिए। मतलब जिन इलाकों में ज़्यादातर भूकंप आता रहता है जैसे कि जापान वगैरह में, तो वहाँ पे उन्हें अपने घर भूकंप रोधी बनाने चाहिए। सुनामी से बचाव के लिए तटों पर सघन वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, मतलब कि खूब घने घने पेड़ लगाने चाहिए, जिससे क्या हो? बाढ़ आने की जो समस्या है वो कम हो जाए। बाढ़ के द्वारा मृदा अपरदन की भी एक समस्या आती है, ये भी एक प्राकृतिक आपदा है या फिर प्राकृतिक क्रिया है, ये भी बहुत हानिकारक होती है। तो वृक्षारोपण हम ज़्यादा करेंगे तो मृदा अपरदन की जो क्रिया है उसमें भी कमी आएगी।
नेक्स्ट है, आपदा की स्थिति में हमें 108 नंबर पर कॉल लगाना चाहिए। जहाँ जहाँ आपदा आती रहती है वहाँ वहाँ की सरकार, स्वयंसेवी संस्थाओं और संगठन को सदा जागरूक रहना चाहिए। इसके अलावा आप एक और अंतर लिख सकते हैं, जहाँ पे सुषुप्त ज्वालामुखी होती हैं उनके आसपास लोगों मतलब उनके आसपास आबादी का विस्तार नहीं करना चाहिए। सुषुप्त ज्वालामुखी कौन सी ज्वालामुखी होती हैं? ऐसी ज्वालामुखी जो लंबे समय से तो नहीं फटी हैं लेकिन उनके फटने की संभावना होती है। अब जब वो कभी अचानक से फटेंगी तो आप सोचिए अगर वहाँ पे आबादी होगी तो लोगों की कितनी सारी जान और माल दोनों का ही खतरा होगा, दोनों का ही विनाश भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐच्छिक एवं अनैच्छिक पेशी में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये इस ईयर का लास्ट क्वेश्चन है। ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी ये कैसी होती है? ये बहुकेंद्रीय होती हैं, जबकि जो अनैच्छिक पेशी होती है वो एकल केंद्रीय होती हैं। ऐच्छिक पेशी का जो आकार होता है वो दंड के आकार का होता है और ये किस आकार की होती है? बेलन। ये धारी युक्त होती है, मतलब इन पे पैटर्न बने होते हैं और ये धारियों से रहित होती हैं, मतलब इन पे कोई भी पैटर्न नहीं होता है। ये पेशियाँ हमारी इच्छा के मुताबिक कार्य करती हैं। इन पेशियों पे हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। जैसे कि हम हृदय की बात करें, धक धक करता रहता है, हम चाहे कि अब तो धक धक करना बंद कर दे तो क्या बंद कर देगा? नहीं करेगा ना। अगर इसने बंद कर दी तो हम लोग ही टाइम बोल जाएंगे। जो लास्ट इसका अंतर है कि ये पेशियाँ थकने के बाद विश्राम करती हैं, लेकिन जो अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं वो जीवन पर्यंत काम करती रहती हैं, कभी भी थकान नहीं होती। अगर इन्हें थकान हो गई तो हम थकान होकर सीधे ऊपर ही चले जाएंगे। अब हमारे जो रिपीटेड क्वेश्चन है उन्हें हम देख लेते हैं। पहला जो रिपीटेड क्वेश्चन था कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया। पहले हम हेडिंग डालेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह के रूप में जाना जाता है। अब क्योंकि यह सेलुलर श्वसन द्वारा, कौन से श्वसन द्वारा? सेलुलर श्वसन के माध्यम से भोजन से ऊर्जा निकालने के लिए जिम्मेदार है। ये ऊर्जा एटीपी के रूप में जारी होती है। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकारक एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? ऑक्सीकारक एंजाइम होते हैं जो भोजन का ऑक्सीकरण कर भोजन से ऊर्जा के उत्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं। मानव या जंतु में जितनी भी कोशिका पाई जाती हैं उसका 3 गुना, कितने गुना? 3 गुना पावर हाउस होता है। एक स्वस्थ मनुष्य को 1200 वाट ऊर्जा का उत्पादन करता है एक दिन में। आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का गृह क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल चक्र से क्या अभिप्राय है? तो फसल चक्र एक ही क्षेत्र में एक ही खेती से अलग अलग फसलों को, मतलब अब देखिए क्या होता है, फसल चक्र क्या होता है कि एक ही क्षेत्र के एक ही खेत में जब हम अलग अलग फसलों को अलग अलग टाइम पर लगाते हैं तो उसे ही हम फसल चक्र कहते हैं। अब फसल चक्र के क्या क्या लाभ होते हैं? इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, मतलब कि मिट्टी खूब फर्टाइल रहती है। मिट्टी की खरपतवारों, कीटों और बीमारियों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन को बढ़ावा मिलता है, मतलब संतुलन बना रहता है। जमीन में खास तत्वों की कमी नहीं होती है और मिट्टी का क्षरण भी कम होता है। तो ये हमारा फसल चक्र था। अब जो हमारा लास्ट रिपीटेड क्वेश्चन था वो था संतुलित आहार क्या है? मनुष्य के लिए संतुलित आहार क्यों आवश्यक है? सबसे पहले तो हम हेडिंग डालेंगे कि संतुलित आहार। देखिए संतुलित आहार कौन सा आहार होता है कि ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल शरीर को जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से उचित मात्रा में पाए जाते हैं, उसे ही हम संतुलित आहार कहते हैं। जितना शरीर को नीड है उतना ही होते हैं, ना तो ज़्यादा ना ही कम। अब संतुलित आहार के महत्व क्या क्या हैं? पहला तो ये है कि जो संतुलित आहार होता है हमारे शरीर के लिए जितने भी जरूरी पोषक तत्व होते हैं उनको प्रोवाइड कराता है, रोगों से हमें बचाता है,
ऊर्जा मिलती है, इनके थ्रू हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है जो हमें दैनिक गतिविधियों को करने में मदद करती हैं। अब आपने देखा होगा कि कभी आपका फास्ट होता है तो आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लेजी फील कर रहे होते हो, क्योंकि आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होती है। और उसका मेन रीज़न क्या होता है, आपके द्वारा खाना नहीं खाना। वजन नियंत्रित रहता है। अगर हम संतुलित आहार करेंगे तो कैसा रहेगा, हमारा वजन नियंत्रित रहेगा और मोटापे का खतरा कम हो जाता है। क्योंकि हम लोग का वजन किस खाने से बढ़ता है, फैटी खाने से बढ़ता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो या फिर वसा ज़्यादा हो। अगर हम संतुलित आहार का सेवन करेंगे तो उन भोजन में ये चीज़ें ज़्यादा होंगी ही नहीं, तो इस वजह से हमारा वजन ही नहीं बढ़ेगा और हमें मोटापे की कोई भी चिंता नहीं होगी। मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है, क्योंकि कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। तो जब हम संतुलित खाना खाएंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ बनेगा, जिस वजह से हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा। हमारा लास्ट जो डिफरेंस है वो ये है, शरीर का विकास होता है और स्वस्थ रहते हैं। जब हम अच्छे से संतुलित आहार वाला खाना खाते हैं तभी हमारे शरीर में विकास होता है, मतलब डेवलपमेंट होता है और हम आराम से स्वस्थ बने रहते हैं। तो ये हमारा प्रीवियस ईयर सॉल्व हो चुका है साइंस का। इसके अलावा जो दूसरा प्रीवियस ईयर है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे।